आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2022 यूपी असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए अभी से कमर कस ली है। तमाम पार्टियां एक तरह से अब जोर लगा रही हैं और इस बीच अगर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब यूपी में गरमाने लगे हैं। चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला है और चुनाव करीब आते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिना का जो जिन है वो एक बार फिर से बोतल के बाहर आता दिख रहा है। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन पर एक तरह से सियासत हो रही है। इस बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी के दौरे पर हैं, जिन्होंने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर जिनकी नजर है, मुस्लिम सियासत पर उनकी लगातार नजर है। और इसी सियासत के बीच में बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से एक तरह से निकाल दिया है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम सियासी पार्टियां 2022 को लेकर तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। यूपी चुनाव पर ही हम चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर जो पार्टियों की सियासी जमातों की तैयारी है, मेरे साथ बहुत खास मेहमान बहुजन समाज पार्टी के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन फैजान खान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फैजान खान, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। साक्षी सिंह दिवाकर तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। साक्षी सिंह दिवाकर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान नसरुल्लाह गाजी भी मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। नसरुल्लाह गाजी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले फैजान खान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। फैजान खान साहब, इन दिनों हम देख रहे हैं कि यूपी की सियासत गरमाई हुई है और खासतौर से मुस्लिम सियासत खूब हो रही, मुसलमानों को लेकर सियासत खूब की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी के दौरे पर हैं और उनका निशाना और टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सियासत पर है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुसलमानों की सियासत हो रही तो दूसरी तरफ मायावती ने मुख्तार अंसारी, जो मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा है, उसे पार्टी से निकाल दिया है। देखिए भाईजान, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक आपने 2-3 दिन पहले का वाक्य मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को कहा कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रहे हैं जी। और रही बात सियासत मुसलमान की, तो उन्होंने उस दिन भी इस बात को साथ में कहा। आपके जो हैं अध्यक्ष आरएसएस के मोहन भागवत जी के बयान पे भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि आप एक तरफ से हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं कि एक ही पूर्वज हैं इनके, तो उस पर भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा इस पर कि जब एक ही पूर्वज हैं तो फिर इन मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। दूसरी बात, हमारी पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे काम करती है, जिसमें सारे जातियों को हम एक साथ लेके चलते हैं, सारे समुदाय को एक साथ लेके चलते हैं। और उसी के तहत हमने उत्तर प्रदेश में, आपने देखा 2007 का हमारा शासन, हमने कानून के द्वारा कानून का राज हमेशा उत्तर प्रदेश में कायम किया अपने सरकार के द्वारा। इसी का पहला ये इशारा था मुख्तार अंसारी साहब को आज पार्टी से निकालने का, और एक तरह से समझ लीजिए जो आपने कहा कि उनका टिकट काटा गया, तो ये एक संदेश देने का काम हमने किया कि हम इस बार 2022 के चुनाव में अपने उसी नारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और कानून के द्वारा कानून का राज उत्तर प्रदेश में करने के मद्देनजर हमने इस बात को फैसला किया और मुख्तार अंसारी साहब का टिकट काट के अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी को दिया। इसमें कोई मुसलमान की सियासत और ये नहीं है। अगर हमने इस चीज को किया है तो सिर्फ मुख्तार अंसारी के लिए नहीं किया है, हमने तमाम माफियाओं के बारे में, आपने देखा होगा ट्वीट भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, उन्होंने साफ संकेत दिया अपने कोऑर्डिनेटर्स को भी और जिलाध्यक्षों को भी और तमाम पदाधिकारियों को कि इस बार टिकट के चयन में आप इस बात का खासा ख्याल रखें कि कहीं से भी माफिया को टिकट ना मिले बहुजन समाज पार्टी से, ताकि जब हमारी सरकार 2022 में बहुमत की आ जाएगी तो हमें किसी भी माफिया पे बिल्कुल, यानी ये मानकर चला जाए 2022 में बीएसपी की तरफ से किसी माफिया, किसी गुंडे को
टिकट मिलने नहीं जा रहा है। ये एक तरह से अलामत है मुख्तार अंसारी को जिस तरह से निकाला गया है। मैं नसरुल्लाह गाजी जी आपके पास आना चाहूंगा। नसरुल्लाह गाजी जी, मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने इस वजह से अलग कर दिया क्योंकि वो एक माफिया है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन्हें ऑफर कर दिया है कि आप जहां से लड़ना चाहे वहां से आपको एमआईएम टिकट देने के लिए तैयार है। जो राजनीति चलती है, यूज एंड थ्रो की राजनीति चलती है। इनको जब तक किसी भी मुसलमान लीडर से फायदा पहुंचता है तो ये उनको अपने साथ रखते हैं। जब उनसे फायदा पहुंचना बंद हो जाता है तो वो उनको माफिया, गैंगस्टर और क्या क्या बहुत सारे इल्जाम तराशी करके उनको फेंक देते हैं बाहर। और उसी रणनीति के तहत मुख्तार अंसारी को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पहले से मैं ये बयान नहीं सुना था कि मायावती जी कह रही है माफिया को टिकट नहीं देंगे। अगर आप गूगल पे सर्च मारे तो सैकड़ों लीडर अभी भी ऐसे मायावती में हैं जो गैंगस्टर है, माफिया है, लुटेरे हैं, लेकिन मायावती जी उनको अपने साथ चिपका के रखे हुई है क्योंकि उनको उनसे फायदा पहुंच रहा है। तो हम शुरू से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीएसपी हो या फिर एसपी हो, कोई भी पार्टी है, ये मुसलमानों के मफाद के लिए या मुसलमानों के लिए कभी काम कर ही नहीं सकती है। इनकी सारी की सारी राजनीति यूज एंड थ्रो की राजनीति होती है। जब तक हमसे फायदा पहुंचेगा हमें वो लड्डू खिलाते रहेंगे, जब हमसे फायदा नहीं पहुंचेगा वो हमें निकाल के बाहर फेंक देते हैं। नहीं तो अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी ने ये कह के निकाला कि ये माफिया है और एमआईएम उस माफिया को लेने के लिए तैयार हो गई। नहीं तो मायावती जी ये क्लियर करे ना कि मुख्तार अंसारी आज माफिया बने या आज से 20 साल से वो माफिया है, 10 साल 20 साल पहले से माफिया है, ये चीज भी तो वो क्लियर कर देना। वो आज तो माफिया नहीं बने ना, मैं नहीं जानता वो माफिया है या नहीं है। ठीक है, फैजान खान जवाब दे रहे हैं इसका। फैजान जी इसका जवाब दे रहे हैं। हुरैरा साहब, मैं हुरैरा भाई बस इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो मुख्तार अंसारी साहब पे डिबेट को लेके जा रहे हैं, डिबेट इस बात पे है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में माफियाओं का राज रहेगा, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे पार्टी ने साफ निर्देश कर दिया कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। अब इन्होंने एक सवाल सिर्फ मुख्तार अंसारी साहब का उठाया, तो मैं इनको बताता चलूं कि शायद इनको नहीं पता है कि मुख्तार अंसारी साहब को पहली दफा जब वो कुछ नहीं थे तो विधायक बनाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो ये इल्जामात लगाना कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों पे एक्शन लेती है, और इनको एक चीज और बता दूं, जब समाजवादी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया और उन्हें लेने को तैयार नहीं हुआ, तब भी बहुजन समाज पार्टी ने लिया। बात ये नहीं है कि हमने नहीं लिया, हमने हर वक्त बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों के और सारे भी जातियों का काम किया। लेकिन जब आपके अंदर सुधार नहीं आ रहा है और एक पार्टी का फैसला हुआ सारे माफियाओं को हम टिकट नहीं देंगे, हाँ ये जरूर ये बात कह सकते हैं कि अगर आगे सिर्फ मुख्तार अंसारी साहब पे कार्रवाई हम करें और किसी और पे ना कार्रवाई करें तो ये इल्जामात में लेने को तैयार हूं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा हुरैरा भाई, बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे सबकी समीक्षा करके सबको बाहर का रास्ता दिखाएगी। नहीं ठीक है, अभी से अगर ये अभी से एक शुरुआत हुई तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। देर आज दुरुस्त आयद, लेकिन अगर ये एक शुरुआत है तो एक अच्छी पहल कही जाएगी बीएसपी की और मायावती जी की। मैं साक्षी सिंह दिवाकर आपके पास आना चाहूंगा। साक्षी जी, जब चुनाव आता है तब तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जिना का जो जिन है वो बोतल के बाहर आ जाता। अब एक बार फिर से बीजेपी के लीडरों ने या हिंदू तंजीमों ने मांग की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिना की जो तस्वीर लगी है उसे उतारा जाए, और इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी पर भी लगातार सियासत हो रही है। क्या बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के इशू को लेकर या इसी तरह के जो इश्यूज हैं माइनॉरिटीज को डराने धमकाने वाले, इन्हीं इश्यूज पर चुनाव लड़ेगी 2022 में? देखिए, अगर एएमयू की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जिन्ना जी की तस्वीर लगी है, ये सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि देश का जो विभाजन हुआ है, देश के जो टुकड़े हुए हैं वो उनके वजह से हुए हैं। तो उनकी तस्वीर लगा के उनकी पूजा करने का क्या सेंस बनता है वहां पर। दूसरी ओर मैं आपका अगर ध्यान जो जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, अगर वहां पे गरीबों की जमीन पे, किसानों की जमीन पे अगर कब्जा कर रखा था, तो अगर वो कब्जा छुड़ाया जा रहा है तो उसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी इस चीज में होनी चाहिए कि जो अपराधियों को या जो आरोपी है उनकी कास्ट देखी जाती है, उनका धर्म देखा जाता है।
राजनीति फायदा उठाने के लिए उन लोगों की जो जाति है वो देखी जाती है। विकास दुबे का मुद्दा हो या फिर अभी अतीक अहमद की मुख्तार अंसारी का हो या अतीक अहमद की बात करूं मैं, तो इनका धर्म देखा जाता है, इनकी जाति देखी जाती है। अभी मायावती जी ने एक जो ट्वीट किया है, मैं उसको एक बार पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। बीएसपी का आगामी चुनाव यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा। तो अभी भी वो पक्का नहीं बोल रही है कि हम कोशिश हम ये करके रहेंगे, हम किसी बाहुबली को नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पार्टी बिना बाहुबलियों को, बिना जो ये आरोपी हैं इनके बिना चल ही नहीं सकती है इनकी पार्टी। तो यही उन्होंने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट के लिए ही जानी जाती है, बहुत सोच समझ के बोलती हैं, बहुत सोच समझ के लिखती हैं। तो उसमें उनका साफ प्रयास झलक रहा है कि वो बस प्रयास करेंगे। ठीक है, फैजान खान जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद अब्बास साहब आपके पास भी आ रहा हूं। फैजान खान। या किसी भी पार्टी को उन्होंने सबको कह, बहुजन समाज पार्टी की चलती है। मैं 4 बजे के शो में एनडीटीवी पे बैठा हुआ था, उनमें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन खुद कह रहे हैं कि बिना माफियाओं के भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकती है। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट किए कि 40 से 43 माफिया आज भी उत्तर प्रदेश में, और सांसद कम से कम इनके 100 से ज्यादा आपराधिक मामले में दर्ज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात करेगी तो बहुत शर्म की बात है। और इनके ब्रजेश सिंह में नाम ले लूं अगर, तो ये किसके विधायक एमएलसी हैं मोहतरमा, थोड़ा बता दीजिए आप। तो देखिए ये सब बातों पे मत जाइए, डाटा बहुत बड़ी है। हमने एक शुरुआत की इस बात को लेकर, हम जो जनता में आक्रोश है, जनता में इस बात का भाव है कि माफियाओं को ना दिया जाए, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए, ताकि प्रदेश और देश एक अच्छे दिशा में चले, जहां रोजगार की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो, इन सबों पे चर्चा हो, ना कि आदमी माफियाओं पे चर्चा करे। इसके तहत हमने एक टिकट काटा जिसे आप लोगों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं अब्बास जी, मोहम्मद अब्बास जी, हमने एक टिकट काटा है, आपको क्या एतराज है कि बहुजन समाज, अब आप उसमें चले गए कि प्रयास का, अरे हमने तो पहल की। आप भारतीय जनता पार्टी बता दें क्या अपने अंदर जितने भी लोग हैं सबको क्या करना चाहती है? अंतर होगा या नहीं होगा? अभी 6 महीने बाकी है, आपने शुरुआत करी है, तब तक ये बात आप इस बात पे कायम रहते हैं या नहीं, बात उसकी हो रही है यहाँ पर। हमें तो कम से कम आप शुक्रिया अदा कर दीजिए बहुजन समाज पार्टी का, आज अच्छा पहल किया है। ठीक है, मैं मान के 6 महीना में आप भी एक्शन लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, मैं वही बोल रही हूँ आपसे कि हमें तो खुशी है भैया, आपने अगर ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम उठाया है आपने, लेकिन 6 महीने तक इस पर कायम रहिएगा। बस इतना ही चाहिए और हर दल को चाहिए ये काम करना। और रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, आपने एक बात कहा मोहतरमा, मैं बता दूं जिन्ना आपको शायद देश की आजादी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तारीख नहीं पता है कि कब वो बना और कब देश आजाद हुआ। देश का बंटवारा 1947 में हुआ है, जो आप बात उठा रही हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बने 1920 में हुआ है। आप कहां से जिन्ना का मैटर यहाँ पे ले आए? क्या जिन्ना 1947 से पहले भारत की आजादी में शामिल नहीं थे? वो एक अलग मुद्दा। दूसरा, आपने मरहूम राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन के बारे में बात की। आपको शायद नहीं पता है कि मरहूम राजा महेंद्र प्रताप सिंह की इज्जत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कभी जाति विशेष पे राजनीति नहीं की। वे बहुत बड़े और अच्छे सेनानी रहे हैं, लेखक रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। ठीक है, फैजान की बात हो गई, साक्षी दिवाकर की बात हो गई, साक्षी जी बात हो गई, फैजान की बात हो गई। मैं मोहम्मद अब्बास साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास जी, क्या वाकई में अखिलेश यादव का 2022 को लेकर जो प्लान है, उससे जो दूसरी पार्टियां घबराई हुई हैं और खासतौर से बीजेपी सबसे ज्यादा डरी हुई है कि जो प्लान अखिलेश यादव का है उससे सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा? अबू हुरैरा साहब, ये देश बढ़ चुका है पूरी तरह से 2 तरह की विचारधारा में। एक जालिम बिहार का चुनाव हुआ, तरफ खड़ा है, बिहार का चुनाव हुआ, आर पार का चुनाव हुआ, और किन लोगों ने बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार को बनते बनते रोक दिया, किस तरह से रोका, कौन आके धर्म के नाम पे, भाई भाई के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे किया। तो बिहार के चुनाव से एक सबक सीखा लोगों ने। उसके बाद पश्चिम बंगाल आया, वहां यही चीज दोहराई गई। वहां यही कहा गया कि 30% मुसलमान अपना मुख्यमंत्री बनाइए, ये बहुत सारी चीजें करी। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने, खासतौर से मुस्लिम ने, समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चट्टान बन के खड़ा होना है। और खेला होगा
और खेल ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम केंद्र सरकार और तमाम सेंट्रल फोर्सेस की ताकत के बावजूद धूल चटाने का काम किया। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पूरे देश को बेचने का काम किया जा रहा है। अभी माफिया चल रहे हैं। ये जो किसानों के सर पे माफिया 3 कृषि बिल है, ये भी माफियाओं का शिकंजा है जो किसानों को कसकर इस देश के किसानों को तबाह बर्बाद करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे। जोर जबरदस्ती से चीजों को इकट्ठा करने का नाम ही तो माफियागिरी है। तो उत्तर प्रदेश परीक्षा है तीनों कृषि काले कानूनों को समाप्त करने की। मुजफ्फरनगर में पंचायत हो चुकी है, 18 मंडलों में पंचायत और होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत सोच समझकर, बहुत हिम्मत और साहस के साथ पूरी फील्डिंग बिछा रहे हैं कि एक वर्कर को तैयार किया जा रहा है। 2022 में जनता को ठोकने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन अब्बास जी, जो पहल मायावती जी ने की है, क्या ये पहल अखिलेश यादव भी करेंगे कि माफियाओं को, गुंडों को टिकट नहीं दिया जाएगा 2022 में? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलेगा? यादव जी, अखिलेश, देखिए अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले डीपी यादव को पार्टी से बाहर करके साफ संकेत दे दिया था कि हमारा भू माफियाओं इस टाइप के लोगों का कोई वजूद नहीं है, और पार्टी उस विचारधारा पे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सारे के सारे मुद्दे, ये भू माफिया, वो माफिया जितने भारतीय जनता पार्टी में है, पूरे संगठित गिरोह केंद्र की और प्रदेशों की सरकार चला रहे हैं। माफिया की डेफिनेशन दीजिए कि माफिया कौन होते हैं और किस प्रकार के लोग माफिया होते हैं, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या केंद्र और प्रदेश में चलाने लोग किसी माफिया से कम है। लेकिन भाजपा की गंगा में जो नहाए वो निर्मल और साफ सुथरा, और जो विपक्ष में वो माफिया भी है, गुंडा भी है, बदमाश भी है, सब कुछ है। डंडे के बल पे सब कराया जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है। मैं फैजान खान जी, महामारी फैजान साहब, क्योंकि यूपी में मुसलमानों के नाम पर भी जमकर सियासत हो रही है, मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर भी सियासत हो रही है, क्या आपको लगता है? जी जी जी, अब्बास जी बात पूरी कर लीजिए, अब्बास जी बात पूरी कर लीजिए, मैं उसके बाद आ रहा हूं फैजान जी। जी देखिए, कोरोना महामारी, 2 बार कोरोना का झटका लगा, 2 लहर आई जी, और दोनों लहर में लाखों करोड़ों का बजट हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो वाक्य था कि अवसाद में अवसर तलाशो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकारों ने, अधिकारियों ने मिलकर वो पूरा बजट अवसाद में अवसर की तरह लूट लिया, खा लिया। जनता को कुछ नहीं मिला। गंगा जमुना के तट लाशों से भर गए, कुत्तों ने लाशों को नोच नोच कर खाया, किसी को ऑक्सीजन मिला। जनता ने सब देखा, हर जुल्म, हर चीज बर्दाश्त करी। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम ने सारी चीज देखी है, जनता का संदेश है, जनता ने सब कुछ देखा है, और जब चुनाव होता है तो बारी जनता ही की होती है। मैं फैजान जी आपके पास आना चाह रहा हूं। फैजान खान जी, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के नाम पर जो सियासत हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी या MIM का यूपी जाना, ऐसे में जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की या दूसरी जो पार्टियां हैं, इनके लिए एक अलार्मिंग है MIM का यूपी जाना? देखिए उरेरा भाई, आपने बहुत सही सवाल पूछा। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ओवैसी साहब का यहाँ पर आना, आपने सेकुलर पार्टियों में 3 पार्टी का नाम लिया, ये बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। ये खुद MIM क्लियर करे पहले कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने आई है या उसके खिलाफत में लड़ने आई है। इसलिए क्योंकि उरेरा भाई, एक जगह जब आप देखें, आज हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों नकारते हैं या सेकुलर पार्टियां क्यों नकारती हैं, सिर्फ यही वजह है कि वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। यही मैं वजह पूछता हूं, क्या एक हिंदू के कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले बीजेपी को अगर हम बाईपास करते हैं, तो क्यों MIM को एक मुस्लिम कट्टरपंथ के द्वारा हम उसकी मदद करेंगे? मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर आप सारे जाति समुदाय की बात नहीं कर पाते हैं, ओवैसी साहब इन पार्टियों का जिनका मैंने नाम लिया, इन्हें सेकुलर नहीं मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन्हें सेकुलर नहीं मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। फैजान जी, मैं कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर उसकी बात भी कर लें, मैं नसरुल्लाह जी आ रहा हूं, जो भी पार्टी, जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के उसमें रहता है, उस पे वो वोट करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी को आपने हमेशा देखा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
हमने अपने टिकट बंटवारे में भी 403 में सबसे ज्यादा अगर किसी भी आप कह सकते हैं मुस्लिम को टिकट देने का काम हम करते हैं। हम तो हर वक्त मुस्लिम की बात यानी करते हैं। 2022 में बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों को आबादी के हिसाब से टिकट देगी, जितना हिस्सा बनता है मुसलमानों का उस हिसाब से टिकट मिलेंगे, उसके हिस्सेदारी के हिसाब से उसकी भागीदारी देंगे हम। ठीक है, सर्वजन हिताय ठीक है, ठीक है। नसरुल्लाह गाजी जी, नसरुल्लाह साहब, नसरुल्लाह जी 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 बोलिए जी। नसरुल्लाह जी आप कुछ कहना चाह रहे हो, और बार बार जो पार्टियां हैं वो यही कह रही कि ओवैसी का यूपी आना मतलब बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को मजबूत करना है। जी देखिए अबू हुरैरा जी, बहुत साफ क्लियर है कि मायावती जी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, बीजेपी और समाजवादी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कैसे करती है मैं आपको बताता हूं, और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी में जाने से बीजेपी को क्यों कैसे फायदा पहुंचेगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, सारी की सारी सीट बीजेपी जीत गई। जीते कौन? इनके चाचा मामा खाला बुआ जीते समाजवादी वालों के। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब सीएए और 3 तलाक की बात आती है तो समाजवादी और एसपी की जबान नहीं खुलती है। सीएए पर और 3 तलाक पर 370 पे मायावती ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, और एसपी क्या बात करेगी? एसपी मुजफ्फरनगर जैसे दंगे को नहीं रोक पाई। चलिए ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। मैं साक्षी जी बार बार ये क्यों कहा जाता है कि एमआईएम अगर यूपी में आएगी तो बीजेपी मजबूत होगी? क्या ये बीजेपी के लिए अच्छी निशानी है एमआईएम का यूपी में आना? भाई बोल रहे थे, देखिए अभी उससे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे मैं उनसे उनका स्टैंड पूछना चाहूंगी। 370 पे उनका क्या स्टैंड है? क्या पूरे देश में एक कानून लागू नहीं होना चाहिए था? उसमें उन्हें क्या परेशानी आ रही थी? अगर सब पार्टियों ने सही काम के लिए सपोर्ट किया तो उसमें क्या परेशानी थी? आपका क्या स्टैंड है उस चीज पर? अब्बास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद अब्बास जी। देखिए मेरा तो इतना कहना है कि मेरी बहन ने कहा 370 लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, लेकिन जब मेरी बहन ने कहा कि पूरे देश में लागू होना चाहिए तो पूरे देश में लागू करो ना। एक धर्म के आधार पे क्यों नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में लागू करिए, आप गोवा में लागू कीजिए, हिमाचल में लागू कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर जब किसी को आरक्षण नहीं मिलता तो आप धर्म के नाम पर सियासत क्यों करते हैं? हम भी चाहते हैं कि पूरे देश में 370 हटाई जाए, तो पूरे देश से हटाओ ना। एक धर्म विशेष का क्यों यूज करते हो? आप जवाब दें इस बात का। लोगों से क्या पूछ रहे हैं, समर्थन में विरोध में? आप बताएं। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास अब वक्त की कमी है, लेकिन यूपी में अब सियासी जो पारा वो एक तरह से चढ़ने लगा है। तमाम सियासी पार्टियों ने एक तरह से कमर कस ली है, लेकिन आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है या आवाम का रुख क्या होगा यूपी की सियासी पार्टियों को लेकर, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की मेरे पास कमी है। फैजान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साक्षी सिंह दिवाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अब्बास साहब और नसरुल्लाह गाजी जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।